हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, आपके लिए विगत परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह थे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, वो अगर चैनल की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप पर आप अपना नाम लिखकर भेज दें, साथ में उस पर लिख दें पीडीएफ प्राप्त करने हेतु। आप अपना नाम और पीडीएफ प्राप्त करने हेतु लिखकर भेज दें, आपको इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त होने लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के तहत होने वाला पेट, ट्रिपल एससी के बाद पेट के बाद आपकी आरआई की परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होने वाली है आपकी। उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पुलिस के साथ साथ ये आपकी अध्यापक के लिए जैसे टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, अन्य परीक्षाओं के लिए बिहार टेट, झारखंड टेट, अदर स्टेट के जो भी परीक्षा पे होती है, जहाँ जहाँ भी हिंदी आती है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज इन तक जिन लोगों ने क्वेश्चनों को देखा है, पूरे क्वेश्चन देखने के बाद और आप पूरे क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसा एहसास कर पाएंगे कितने महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जब आप एक परीक्षा दे लेंगे, उस परीक्षा के बाद आपको एहसास होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना समय गंवाए हुए। कोई भी प्रश्न आपके लिए ऐसा नहीं है जो कूड़ा हो, सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते रहें, देखते रहें। आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, वो चैनल की अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिख कर भेज दें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव था? तो देखो 14 सितंबर 1949। कब था? 14 सितंबर 1949। तो कहना इसलिए 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाती है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को किस रूप में रखा गया है? देखो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को भारतीय संघ में राजभाषा के रूप में रखा गया है। किसके रूप में? राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी दस्तावेजों की भाषा। राजभाषा सरकारी दस्तावेजों की भाषा। सरकारी दस्तावेजों की भाषा। देखो सभी प्रश्न आप देखते रहे, एक एक प्रश्न, कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो परीक्षा में आया हुआ ना हो। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अभी जस्ट ऊपर बताया था 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा घोषित हुई थी। इस 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ता है देवनागरी लिपि का। किसका? देवनागरी लिपि का। और ब्रैकेट में लिख लेना देवनागरी लिपि की आदि जननी देवनागरी लिपि की आदि जननी ब्राह्मी मानी जाती है। देवनागरी लिपि की आदि जननी ब्राह्मी मानी जाती है। और देवनागरी लिपि के प्रथम साक्ष्य देवनागरी लिपि के प्रथम साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। सॉरी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं।
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो वहां मिलेगा जयभट्ट प्रथम के शिलालेख से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 343। किसमें? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 351 बेहद इंपॉर्टेंट है, कई जगह मिली तो हम आपको लिख देंगे, ये आप समझ लेना। हिंदी के विकास के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 444 के तहत 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अभी हाल जस्ट कहा था, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो 1955 में पहला राजभाषा आयोग 1955 में बना और इसके अध्यक्ष थे बीजी खैर। पहला राजभाषा आयोग 1955 में बना, इसके अध्यक्ष थे बीजी खैर। पहला राजभाषा विधि आयोग 1957 में बना और इसके अध्यक्ष थे जीवी पंत। पहले बीजी खैर थे अध्यक्ष राजभाषा आयोग के। 1957 राजभाषा विधि आयोग बना, इसके अध्यक्ष बने जीवी पंत। आगे देखते हैं, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? देखो हिंदी का जन्म किससे होता है? संस्कृत से। तो हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। आगे लिपि की आवश्यकता क्या होती है? तो लिपि की आवश्यकता होती है लिखने के लिए। भाषा को जब लिखा जाता है तो लिपि की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा कितने प्रकार की होती है? तो लिख लेना, भाषा 3 प्रकार की होती है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सांकेतिक, मौखिक और लिखित 3 प्रकार की भाषाएं होती है। देवनागरी लिपि के प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? देखो यहाँ हमने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि नहीं, यहाँ देखो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख नहीं है, तो जयभट्ट प्रथम के शिलालेख से और इसकी देवी प्रसाद गुप्त ने इसकी बात कही है। ठीक है, उन्हीं के अनुसार माना जाता है ये। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इसमें देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का नाम गुजरात की नागर जाति के नाम पर रखा गया। देवनागरी लिपि का नाम किसके नाम पर रखा गया था? गुजरात की नागर जाति के नाम पर। गुजरात की नागर जाति के नाम पर रखा गया। गुजरात में एक नागर जाति थी, उसी के नाम पर इसका नाम देवनागरी रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। चलिए आगे देखते हैं। सभी प्रश्न आप देखते रहे, कहीं ना कहीं आए हुए हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी, मतलब हिंदी का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। किससे हुआ है? संस्कृत से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? देखो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय हिंदी का स्थान 3रा था, लेकिन वर्तमान में कुछ किताबों में 3रा दिया हुआ है, कुछ किताबों में 4था दिया हुआ है। वैसे सत्यता जी है कि हिंदी का स्थान अब 3रा ही है, लेकिन कुछ किताबों में 4था भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लेना अपनी अकॉर्डिंग। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? भाषा लिखने के लिए चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे कहा जाता है लिपि। उसे क्या कहा जाता है? लिपि। बोलने के लिए चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे कहा जाता है बोली। और भाषा 3 प्रकार की बता ही चुके हैं हम आपको। ब्राह्मी से किस लिपि की उद्भव हुआ है? देखो ब्राह्मी से आपका खरोष्टी का भी उद्भव हुआ है, गुरमुखी का भी उद्भव हुआ है, देवनागरी का भी उद्भव हुआ है, लेकिन यहाँ पूछता किस लिपि का उद्भव नहीं हुआ है, तब आंसर होता कैथी। लेकिन उसने पूछा ब्राह्मी से किस लिपि का उद्भव हुआ है,
अब यहाँ गुरमुखी में पंजाबी लिखी जाती है, खरोष्टी में उर्दू लिखी जाती है, तो उसका पर्पज केवल हिंदी को लेकर है। तो कौन सी है? देवनागरी लिपि। और खरोष्टी लिपि के वर्णों का आकार लिख लेना, गधे के मुंह के आकार के समान होता है। गधे के मुंह के आकार के समान होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है खरोष्टी लिपि के वर्णों का आकार कैसा होता है? तो खरोष्टी लिपि के वर्णों का आकार जो होता है वो गधे के मुंह के आकार के समान होता है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? देखो हिंदी का विकास किससे हुआ है? अगर हिंदी का विकास पूछा जाए तो अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से, क्योंकि सबसे पहले थी संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, और प्राकृत के बाद क्या आई है? अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश से हिंदी का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। और हिंदी के भी विशेष उत्तरी अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अवधी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? देखो अवधी बोली उसने अपभ्रंश पूछा है, तो सबसे पहले देखो अवधी किसके अंतर्गत आती है? हमने आपको बताई थी ABC, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये किसके अंतर्गत आती थी? पूर्वी हिंदी। अब देखो पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी हमने क्या बताई? पूर्व में जाने के लिए किधर जाओगे? मगध में। मगध के पहले क्या आता है? अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते रहे, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। आगे देखते रहे, सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी बोली जाती है? तो वाराणसी गोरखपुर आला के मध्य जो बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। लगे हाथों आप बता दो कि वाराणसी की स्थानीय बोली क्या है? वाराणसी की स्थानीय बोली क्या है? तो वाराणसी की स्थानीय बोली है अंगिका। वाराणसी की स्थानीय बोली क्या है? अंगिका। आगे देखते हैं, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? तो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? तो ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती? मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाए और उसमें साहित्य की रचना होने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? जब बोली का क्षेत्र विकसित हो जाए और उसमें साहित्य की रचना होने लगे तो उसे कहा जाता है उपभाषा। क्या कहा जाता है? उपभाषा। क्या कहा जाता है उसे? उपभाषा। ये ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, उसे कहा जाता है उपभाषा। और अगर उपभाषा नहीं होगा तो उपभाषा को ही कहा जाता है विभाषा। तो चाहे उपभाषा दे दिया जाए चाहे विभाषा दे दिया जाए, दोनों ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, बुंदेली का क्षेत्र कहाँ है? देखो बुंदेली कहाँ बोली जाती है? जालौन, झांसी और दतिया। आगरा, भरतपुर, मथुरा में कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा। कौन सी? ब्रजभाषा। पानीपत हरियाणा में यहाँ कौन सी बोली जाती है? हरियाणवी। यह हरियाणवी का दूसरा नाम एक हमने और बताया था आपको, बांगरू। जयपुर, अजमेर, जोधपुर यहाँ बोली जाती है जयपुरी। चलिए आगे देखते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाए उसे क्या कहा जाता है? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहा जाता है मानक भाषा। क्या कहा जाता है? मानक भाषा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? देखो ब्रज कौन सी? पश्चिमी हिंदी। किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली हमने आपको बताई थी, कानों में बूंदे पहने खड़ी, कानों में बूंदे पहने खड़ी, कानों में बूंदे पहने खड़ी बोली ब्रज की हरियाणवी। ये किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है? बताई थी पूर्वी में ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। कौन सी नहीं आती है? जयपुरी। आगे देखते रहे,
निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? देखो उत्तर प्रदेश में बोली पूछी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में से बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है, लेकिन बुंदेली उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केवल उसने उत्तर प्रदेश की पूछी है, तो क्या आंसर हो जाएगा? कन्नौजी बोली। मथुरा और वृंदावन में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन के लिए कौन सी है? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मथुरा वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा वृंदावन के लिए बताइए भैया, जस्ट की नहीं, कौन सी? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब की बार वो अलग करवा रहा है। देखो भोजपुरी बोली जाती, बनारस में बताया था कि नहीं। ब्रजभाषा बोली जाती, कन्नौजी बोली जाती, कौन सी नहीं बोली जाती है? मेवाती। तो मेवाती बोली जाती है आपके राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। कौन सी भाषा, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखो इसमें प्राचीन भाषा पूछा है, नहीं है। देखो संस्कृत है, संस्कृत की क्या होती नहीं थी? पाली। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जन्म किसका हुआ है? पंजाबी का। तो पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, शेष भाषाएं कैसी हैं? प्राचीन भाषा है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? देखो बिहारी के लिए हमने आपको तरीका बताया था, अगर याद हो। बिहारी के लिए क्या तरीका बताया था? यानी बिहार में हिंदी कौन पढ़ाती हैं?